हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। जैसे कि आपका फाइनल एग्जाम सब पास में आने वाला है, तो 2-3 चैप्टर्स बिगनिंग के जैसे इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, डेसिमल, रेशनल नंबर्स, कुछ चैप्टर्स का मैंने एक रिवीजन का वीडियो बनाया है आज के इसमें तो सेशन में। अब आप देखिए कि ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीजर चैप्टर से, जिसमें ये 3 नंबर्स दिए हैं। 3 इंटीजर्स आर गिवन टू अस, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वी नो दैट वी कैन चेंज द ऑर्डर इन इंटीजर बिकॉज इंटीजर्स दे आर होल्डिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वंस वी सी कि which of the numbers we should multiply first so that our work become easier. So we can see that 25 into 4, if we do first, so it become 100 and it become easy for us to proceed with the work. So we firstly put the bracket over there, multiply these two number, the rest of the thing will copy it down. Here it will come 100. This kind of property of integer where we can change the order of the multiplication is known as the associative property. So answer will come -72150. आप कोई भी नंबर को पहले या बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। लेकिन जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, वहां आपको प्रॉपर्टी को सॉल्व मतलब प्रॉपर्टी को यूज करना होता है। आंसर तो आप किसी भी नंबर को पहले और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरीवन इज नोइंग द आंसर विल कम द सेम। सो सिर्फ आंसर लाना ये शो नहीं करता कि आपको नंबर मिल जाने चाहिए। अगर आपको इंटीजर पढ़ाया गया है, आपको उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो यू मस्ट हैव टू यूज द प्रॉपर्टी। क्योंकि टीचर को ये नहीं देखना है, एग्जाम आपका इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, इसलिए लिया जाता है कि ये चेक किया जाता है कि जो इंटीजर्स में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं या पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया है वो आपको आता है या नहीं। तो आप अगर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके आंसर लाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन है जहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर की यूज की गई है। क्योंकि इन दोनों नंबर्स में अगर हम देखें तो 9613 हमें कॉमन मिलेगा और ब्रैकेट में हम बचे हुए नंबर्स को लिखेंगे, वो है ये। यहाँ पर अगर प्लस है तो हम प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस ही लेना होगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 961300 आएगा। दिस बिकम द आंसर। अब स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान नहीं रहते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, वो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी काफी टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर दोनों को ऐड करेंगे, आंसर उनका यही आएगा। और लास्ट में वो डिस्कस करेंगे, मैम आंसर तो आ रहा है। आंसर तो आएगा ही बेटा, क्योंकि वो जो सामने लिखा है आपने वो किया है। बट अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं की है तो मार्क्स डिडक्शन आप मान के चलिए कि वो कंफर्मली होगा। तो इस टिप को हमेशा याद रखिएगा कि आपको प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा फ्रैक्शन से हमने लिया है। ये फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करने के लिए आता है या फाइंड द वैल्यू ऑफ करके। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो कॉमनली किसी नंबर से डिविजिबल है। तो हम देख सकते हैं इसमें 33 और 55 ये सिंपली विजिबल है कि ये दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 3 आर 33, 11 5 आर 55। उसके बाद 5 और 6 आपस में डिविजिबल नहीं है, 5 3 भी नहीं है, 3 5 नहीं है, 6 और 80 है, ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। 2 3 आर 6 और यहाँ पर आएगा 40। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 3 3 आर 9 और 9 3 आर 27। अब हम यहाँ पे 25 5 इंटू 5 बिकम्स 25 25 इंटू 4। आप फिर से देखिए कि यहाँ पर वही आया 25 इंटू 4, एक जीरो है तो हम उसको बाद में यूज करेंगे। 25 इंटू 4 मिलता है हमारा 100 और ये एक जीरो हमने और लगा दिया तो आंसर हमारा बना 27/1000। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किन चीजों को पहले मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा पेपर जब हम सॉल्व करें तो हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। Now in this question we just have to simply divide। तो डिवाइड में बच्चों को जब डेसिमल्स होते हैं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? उसका रीजन है कि प्रैक्टिस की कमी होती है, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 1s आर 8, जैसे सिंपली बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वैसे ही हम लोग करेंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लिख रही हूँ, मुझे लगता है इसमें इतनी स्पेस में आ नहीं पाएगा,
तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना। 8 1 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 को नीचे लेके आए, 8 4 32, यहाँ पे हमने लिखा 32। अब जहाँ पे ये डेसिमल आता है अगर हमें नेक्स्ट नंबर नीचे लाना है तो पहले हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे उस तरफ और 3 को ले आएंगे नीचे। 3 आए क्योंकि ये 32 से 32 सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी नहीं बचा। 3 हम नीचे लेके आए तो हमें पता है कि 3 8 से डिविजिबल नहीं है, हमें दूसरे नंबर की भी नीड है। तो जब कभी हम दूसरा नंबर नीचे लेके आते हैं तो हमें एक लगाना पड़ता है 0। पहले हम 0 लगाएंगे और फिर हम 6 को भी नीचे लेके आएंगे। अब हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 8 4 32, बचा हमारे पास 4, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे लगाया 0। और अब आता है 8 5 40, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 40 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा, आएगा 0। तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसी के साथ ही। क्वेश्चन इसके अलावा मैंने एक सेलेक्ट किया है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे छोटे 2 मार्क्स वाले भी छोटे से वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ रही हूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक रोप की लेंथ दी हुई है, अ रोप 9 होल 4 by 5 meter long is cut into 7 equal pieces. Find the length of each piece of the rope. अब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हमें डिवाइड करना है। एक रोप है यानी कि लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन टू अस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई एम गोइंग टू डिस्कस। इसमें लेंथ ऑफ द रोप आपको दी हुई है, दैट इज 9 होल 4 by 5 मीटर, 4/5 मीटर दी हुई है और आपको उसे 7 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है। द नंबर ऑफ पीसेस इन विच वी हैव टू कट द रोप, दिस इज गिवन 7। number of pieces in which we have to cut this one, that is 7. So what will be the length of each piece? each piece की लेंथ बतानी है कि वो कितनी होगी। तो क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ होती है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब सपोज कि आपका बर्थडे है, केक आया, तो जितने मेहमान आए हुए हैं उन सबको हमें केक देना है, तो उसको कट करके हम उस पर डिवाइड करते हैं, है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में लाइएगा कि अगर ईच पीस का लेंथ पूछा गया है और टोटल लेंथ दी है तो हमें डिवाइड करना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब 9 होल 4/5 मीटर को हम लिख सकते हैं 9 5 45 प्लस 4, 49/5 मीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ईच पीस हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय करना है हमें 7। तो कैसे लिखेंगे हम, वर्किंग में 49/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। अब 49 7 से इजिली डिविजिबल है, 7 7 49। तो जो हर एक पीस की जो लेंथ होगी वो होगी 7/5 मीटर। इसको हम लोग मिक्स में फिर से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 1 होल 2/5 मीटर। दिस इज द आंसर। मतलब अगर टोटल लेंथ दी है और नंबर ऑफ पीसेस जिसमें उसको कट करना है, ऐसा करना होगा तो हमें उसे डिवाइड करना होगा कुछ इस तरीके से। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो मैंने देखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नॉट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि द सेम क्वेश्चन विल कम। द क्वेश्चन इज अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ फार इट कैन गो इन 125 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब 1 लीटर में एक कार कितना चल रही है ये हमें दिया है, और अगर 125 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो वो कार कितना चलेगी। ऑब्वियसली है कि अगर 1 लीटर में इतना चल रही है तो 125 में उससे कहीं ज्यादा चलेगी। जब हमारे दिमाग में ये है कि जब आंसर जो दिया हुआ है उससे काफी बड़ा आने वाला है तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे पता करेंगे कि मल्टीप्लाई कहाँ होता है, डिवाइड कहाँ होता है। तो उसके लिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि दिमाग में क्वेश्चन को ठीक से बैठाइए, क्योंकि
क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, ये डेसिमल का एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in 1 liter of petrol, that is given I think 22.5. And what we have to find, the distance covered by a car in 125 liters of petrol. So the same, that statement we will write, but in place of 1 we will write now 125. That is 125 into 22.5 किलोमीटर. आप लोग किसको मल्टीप्लाई बस करना है तो कैसे करेंगे, 125 इंटू 22.5, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12, 5 1 से 5 और 1 6. इसके बाद 5 2 से 10, 2 2 से 4 और 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 से 2. द सेम here also will come. जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5. इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2. 6 और 5 is 11. 5 6 7 and 1 8 and 2. अब डेसिमल कहाँ लगेगा, आफ्टर अ डिजिट, तो यहाँ पे लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा 2812.5 किलोमीटर. ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद. मैं मल्टीप्लाई नहीं भी करके दिखाती आपको, लेकिन कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि डेसिमल कहाँ लगेगा, जिसके लिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया कि अगर यहाँ पे आफ्टर अ डिजिट, सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो आंसर पूरा हम लोग वैसे ही लिखेंगे, डिवीजन करें, मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल्स का. और अगर यहाँ पे आफ्टर अ डिजिट है तो यहाँ पे भी आफ्टर अ डिजिट डेसिमल लगाएंगे, यूनिट्स प्लेट से काउंट करते हैं. फाइन. अब इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ वो है चैप्टर रेशनल नंबर्स का. रेशनल नंबर में 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं कॉमनली जो आते ही हैं. पहला तो आता है कि आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना आना चाहिए. दूसरा कि अगर 2 रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, वो कैसे निकाला जाता है ये. और एक आता है कि आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और आपका उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर बताया गया है कि आपको ये लेके आना है तो आप कैसे लाएंगे. तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रही हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. इसमें क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस, इसमें अब रेशनल नंबर है -5/18 विथ. अब इसमें 2 कंडीशंस दी हुई है, माने एक क्वेश्चन को हमें 2 तरीके से सॉल्व करना है. एक्सप्रेस -5/18 एज अ रेशनल नंबर, एज अ रेशनल नंबर भी है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एज अ रेशनल नंबर विथ. सबसे पहला इसमें कंडीशन दी है कि इसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो हो जाना चाहिए -15. तो पहले इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. हमें जो रेशनल नंबर दिया है वो है -5/18 और हमें इसका न्यूमरेटर बनाना है -15. तो इसे क्योंकि हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ होगा ही. अब हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि -5 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि -15 है. तो हमें देखना होता है कि क्या मल्टीप्लाई है डिवाइड करने पर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो नंबर कैसे आ रहा है. तो ऑब्वियसली -5 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है -15. तो जो नंबर हम न्यूमरेटर में यूज करते हैं, द सेम नंबर वी शुड हैव टू यूज in the denominator also, because we have to make the equivalent rational number so that the value remains same. 18 into 3 is 54.
ठीक है, तो -15/54 विल बिकम द आंसर ऑफ दिस। इसी का ही सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है विद डिनोमिनेटर denominator -36। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। सो यू मस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को -36 करना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पर है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली हम जो भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे उसमें माइनस साइन होना चाहिए। अब 18 के टेबल में 36 आता है 2 टाइम्स पे, 18 2 ज़र 36। तो अगर हमने यहाँ पे -2 यूज किया है तो यहाँ पे भी हम -2 ही यूज करेंगे। -2 ही हम लोग दोनों जगह पे यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस और 5 2 हो जाता है 10। तो आंसर हमारा आएगा 10/-36। क्योंकि इसमें कहा गया कि डिनोमिनेटर को माइनस में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशनल नंबर्स का, उसमें माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ होता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। राइट 3, I'm writing the question here. This is question number 8. Write 3 equivalent rational numbers of 2/3। तो 2/3 के हमें रेशनल नंबर्स लिखने हैं 3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसे हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से ही करते हैं। थोड़े दूसरे नंबर्स होते हैं यहाँ पे, थोड़े से क्लास में आते हैं, बड़ी क्लास में तो वो नंबर्स थोड़े से चेंज होते चले जाते हैं। पहले इनको हम लोग एज अ पैटर्न भी यूज करते थे छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पर हमें क्योंकि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल रेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो इस तरीके से मैंने पहले पैटर्न सेट कर दिया। अब 2 का हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4/6। अब इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9। अब हम इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ार 8 और 3 को भी अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखते हैं। बड़े नंबर आते हैं तो उनके साथ भी वैसे ही करेंगे। सपोज कि यहाँ पर आया है -5/17 और इसके रेशनल नंबर लिखने हैं तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे कि ये -10 -15 -20 एंड सो ऑन। और अगर नीचे 17 है तो नीचे 17 का टेबल, एक तरीके से आप देखिए कि ऊपर 5 का टेबल चल रहा है, नीचे हमारे चल जाएगा 17 का टेबल। तो ये हो जाएगा 34 51 68। इस तरीके से हमारा ये आगे बढ़ता जाएगा। तो बस नंबर्स चेंज होते हैं क्लासेस में, बाकी पैटर्न वैसे मतलब वर्किंग का तरीका वही रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने रेशनल नंबर से ही लिया है। क्वेश्चन है इसमें 3/8 6 5/6 3/8 5/6 3/8 5/6 एंड 9/48। इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इन सब में सबसे छोटा निकालने के लिए हम पहले इन सबको हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना होगा। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम 8 6 and 48 is
48, ये तो यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रहा है, इजी क्वेश्चन है। अगर दूसरा भी कुछ ऐसा आता है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ही निकालना होता है, पैटर्न यही चलेगा। अब सबसे पहला नंबर है हमारे पास 3/8, जिसको हमें जो हमारा एलसीएम आता है वो हमारा सबका जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है अगर, तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 6 और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 आएगा 18। हमें इक्विवेलेंट बनाना है सबसे पहले, मतलब द डिनोमिनेटर शुड बी सेम। द नेक्स्ट इज 5/6, इसका भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है 48। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 8 से, 5 को भी 8 से ही करना पड़ेगा, 5 8 हो जाएगा 40। और थर्ड जो हमारा रेशनल नंबर है इसमें ऑलरेडी जो है यहाँ पर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 48, तो बस हमें कंपेयर करना है 9/48, 18/48 और 4/48। तो ऑब्वियसली 9/48 इज द स्मॉलेस्ट वन। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/48। उसके बाद हमारा आता है 18/48, यानी कि इससे बड़ा हमने लिखा यहाँ पे 18/48, और सबसे बड़ा हमारा आता है 40/48। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, बच्चे अधिकतर यहीं पर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा इसको अरेंज करने के लिए था, इसको अरेंज करने के लिए नहीं था। तो क्वेश्चन में जो रिलेटेड नंबर है हमें उसको लिखना जरूरी होता है। यहाँ तक आपने लिखा द सम इज करेक्ट, बट अरेंजिंग इसको करना है। तो 9/48 तो ये सेम ही नंबर है, 9/48 लिखेंगे। देन आफ्टरवर्ड 18/48, हमें ये कहाँ से मिला है, 3/8 से, तो हम लिखेंगे 3/8। और उससे बड़ा नंबर है 40/48, जिसका ओरिजिनल नंबर था 5/6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/6, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर, जिसमें हमने गिवन रेशनल नंबर्स को अरेंज किया है। क्वेश्चन सिंपल था, आपको बताना चाह रही थी कि कैसे होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और लास्ट में वही आंसर लिखिएगा जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक करके छोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस टिप को। इसके बाद बस एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, ये भी रेशनल नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2/-3 and is equals to, it is given x/6, x/6. You have to find the value of x from here. So what we have to do, we just have to do the क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये उधर ऊपर चला जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो बस इसको सिंपली हमें लेके जाना है 6 को ऊपर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 6/-3। अब ये -3 और 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स पे। तो आंसर हमारे क्या बना, -4। ये नीचे -1 आएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस साइन ऊपर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। इस टाइप के भी और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने की सलाह मैं आपको दूंगी। बाकी के और चैप्टर्स की रिवीजन शीट के साथ बहुत जल्दी आपके साथ आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।